हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से डिस्क्राइब द डिविजन्स इन फ्रेंच सोसाइटी बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि 1789 में जब रेवोल्यूशन हुई थी उससे पहले फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, कितने डिवीजन थे उसके, यानी कि ओल्ड रिजिम में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, याद रखना, जब भी बोलेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसका मतलब है ओल्ड रिजिम। तो अभी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओल्ड रिजिम में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। अगर वो यहाँ पर क्वेश्चन में ये लिख दें डिस्क्राइब द डिवीजन इन फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम, तो भी सेम क्वेश्चन ही होगा। तो आपको वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। ओल्ड रिजिम और बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ही बात होती है। ठीक है, तो अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट। 3 एस्टेट में फ्रेंच सोसाइटी जो है वो डिवाइड थी। ठीक है, पहला एस्टेट है फर्स्ट एस्टेट, इट कंप्राइज्ड ऑफ द क्लर्जी विच वॉज अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। यानी कि पूरा का पूरा चर्च डिपार्टमेंट जो था वो फर्स्ट एस्टेट में आया करता था, जिसको क्लर्जी बोला करते थे। इसमें सारे पोप, पादरी, पास्टर वगैरह सब हुआ करते थे। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, और वो किसी भी तरीके का टैक्स स्टेट को पे करने से एग्जेम्प्टेड थे, मतलब उनको छूट मिली हुई थी। वो किसी भी तरीके का कोई टैक्स पे नहीं करते थे स्टेट को। इनफैक्ट दे इम्पोज टाइज टैक्स ऑन द थर्ड एस्टेट, बल्कि वो तो थर्ड एस्टेट के ऊपर खुद एक टैक्स जो है वो लगाया करते थे। तो इनको किसी भी तरीके का टैक्स जो है वो पे करना नहीं पड़ता था। साफ सीधी बात है, ये ना सोसाइटी के एक वेल्दी ग्रुप में जो है काउंट होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको? नेक्स्ट दिया हुआ है आपको यहाँ पे सेकंड एस्टेट। ठीक है, तो सेकंड एस्टेट कौन थे? सेकंड एस्टेट में थे आपके सारे नोबल लोग। दीज वर नोबल इन दिस ग्रुप विच वर द रिलेटिव्स ऑफ द किंग, ऑफिशियल मेंबर ऑफ द पैलेस, यानी कि महल के जितने भी ऑफिशियल मेंबर थे, अधिकारी वगैरह वो, और राजा के जितने भी रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स, वो सब कुछ किस में आते थे? नोबिलिटी में आया करते थे। इनको एरिस्टोक्रेट ग्रुप भी कहा जाता था, लैंडलॉर्ड्स यानी कि जमींदार भी कहा जाता था, अभिजात वर्ग, जमींदार वर्ग कहा जाता था। ये काफ़ी अमीर हुआ करते थे। दे वर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग टैक्स, ये भी किसी भी तरीके का कोई टैक्स स्टेट को पे नहीं करते थे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? सोसाइटी के जो गरीब लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो तो किसी तरीके का कोई टैक्स ही नहीं दे रहे हैं। आगे देखते हैं थर्ड एस्टेट की बात करें अगर हम, कि थर्ड एस्टेट में कौन कौन होते हैं। दिस कंप्राइज द बिग बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो व्यापारी होते थे, मर्चेंट हुआ करते थे, ट्रेडर्स होते थे, पीजेंट यानी कि किसान हुआ करते थे, आर्टिजन्स यानी कि कोई ड्राइंग बनाने वाले, चित्रकार वगैरह, मिडिल क्लास लोग जो थे वो सब थर्ड एस्टेट का पार्ट थे। जैसे कि थर्ड मिडिल क्लास में टीचर्स, डॉक्टर, लॉयर, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स वगैरह जो है ये सब कुछ थर्ड एस्टेट का पार्ट थे। ठीक है, ऑल दीज मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस, और इनको टैक्स पे करना पड़ता था। देखो, यहाँ पर हमने बात करी थर्ड एस्टेट की। आपको थर्ड एस्टेट में पता लग रहा है कि सारे मिडिल क्लास लोग ज़्यादा थे, तो ये ज़्यादा अमीर तो नहीं होते होंगे। थोड़ी सी इनकी कंडीशन जो थी वो थोड़ी कम अच्छी थी। ये लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, गरीब थे ये लोग थोड़े, लेकिन फिर भी इनको टैक्स पे करना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ हमने क्या देखा, जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के अमीर लोग थे वो किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं देते थे, बल्कि फर्स्ट एस्टेट तो खुद थर्ड एस्टेट से एक टैक्स वसूला करता था। ठीक है, उस टैक्स का नाम क्या था? उस टैक्स का नाम था टाइथ टैक्स। राइट, तो इसको भी पूछ लेते हैं पेपर में कि व्हाट वाज द टाइथ टैक्स। तो आपको जितने भी टैक्स के नाम आएंगे ना वो भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। राइट, और ये थर्ड एस्टेट जो है लगातार गरीब होती चली जा रही थी। यही रीज़न था कि थर्ड एस्टेट के लोगों ने ही फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था। मैं आपको बता दूं, थर्ड एस्टेट जो है इनकी पॉपुलेशन कितनी थी? इनकी पॉपुलेशन पूरे फ्रांस की 90% थी। अब आप सोच रहे होंगे कि 90% है तो इनके पास ज़मीन भी सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इनके पास पूरे फ्रांस की सिर्फ 30% लैंड था। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट और सेकंड एस्टेट की पॉपुलेशन कितनी थी? 10% थी, और इनके पास पता है कितना लैंड था? इनके पास था 60% लैंड। तो आप सोच सकते हैं कि ऊपर के फर्स्ट और सेकंड एस्टेट कितने रिच हुआ करते होंगे, कि कितने वेल्दी क्लास थे ये, लेकिन फिर भी ये किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं दिया करते थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस की जो सोसाइटी थी बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।